एक बड़ा ही जादुई सा कंसेप्ट था जो बाद में औंधे मुंह गिरा, हम उसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व ये कहता है कि एक रिलेशनशिप है महंगाई में और एम्प्लॉयमेंट में। कहा कैसा रिलेशनशिप है, तो कहा देखिए साहब, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है ना, रोजगार भी बढ़ते हैं। क्यों? बेचने वाली कंपनीज का फायदा होता है, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा वैल्यू मिलती है। और महंगाई अगर डिमांड की वजह से, डिमांड हैवी है, तो यूनिट पे यूनिट खुलते हैं, नए नए लोगों को लेबर मिलता है, नए नए लेबर्स को काम मिलता है। महंगाई थोड़ी सी हमेशा होना चाहिए, इससे बेचने वाले की अच्छी आमदनी हुई, तो बेचने वाले ने इस बात को समझा कि मेरे प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड है, तो उसने यूनिट पे यूनिट, यूनिट पे यूनिट, यूनिट पे यूनिट खोले, तो और लोगों को रोजगार मिला, और लोगों की आमदनी बढ़ी, और नए लेबर्स को काम मिला। उन्होंने अपने घर वालों को कहा जाओ खरीद लो जो खरीदना है। वो उनके साथ खरीदने जब बाहर गए तो उन्होंने जिन जिन चीज़ों को खरीदना चाहा, फिर उसकी डिमांड बढ़ी, फिर उसकी डिमांड बढ़ी, तो उनके मालिकों का फायदा हुआ, तो उनके मालिकों ने और यूनिट पे यूनिट, यूनिट पे यूनिट डालना शुरू किया। एकदम पॉजिटिव स्पाइरल होता है। इसलिए थोड़ी सी महंगाई बड़ी सही है। मतलब हल्की सी महंगाई रखने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने का एक अच्छा इलाज है। दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है साहब। अनएम्प्लॉयमेंट में, मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, वैसे वैसे नए नए यूनिट खुलेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है महंगाई में और एम्प्लॉयमेंट में। अगर महंगाई और एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, महंगाई से होने वाली आमदनी से नए नए यूनिट खुल रहे हैं, नए नए यूनिट में नए नए लेबर्स को काम मिल रहा है, उनकी इनकम बढ़ रही है, उनका परिवार चीज़ें खरीद रहा है, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो उन चीज़ों के प्रोड्यूसर नए नए यूनिट डाल रहे हैं। तो महंगाई में और एम्प्लॉयमेंट में अगर पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप महंगाई बढ़ाओगे तो बेरोजगारी नीचे जाएगी, और रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी नीचे जाएगी। ये फिलिप्स कर्व कहता है। हायर द इन्फ्लेशन, हायर द एम्प्लॉयमेंट, हायर द एम्प्लॉयमेंट एंड हायर द इन्फ्लेशन, लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट घटते जाएगा। 1960s में इस आइडिया ने हंगामा कर दिया साहब। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इनको और पकड़ा और उन्होंने कहा यार चलो चलो चलो, सरकारें सारी कूद गई, गवर्नमेंट, उन्होंने कहा चलो चलो महंगाई थोड़ी सी बढ़ाते हैं, मतलब बड़े बड़े काम खोलते हैं, पैसा प्रिंट कर करके लोगों को काम के एवज में ज़्यादा देते हैं, फिफ्थ पे कमीशन, सैलरी वैलरी सबकी बढ़ा दो, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, यूनिट पे यूनिट खोलेंगे, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाएगा। ठीक है यार, स्लाइटली इन्फ्लेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, उठाओ इसको, चलो। सेंट्रल बैंक्स ऑफ डेवलप वर्ल्ड तो ज़्यादा खुश हो गए सर। उन्होंने कहा मॉनेटरी पॉलिसीज हम ऐसी बनाएंगे, हम मनी को हमेशा ज़्यादा मनी को पंप करेंगे साहब, इन्फ्लेशन बढ़ाएंगे साहब, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट नीचे जाए। इट बिकेम पॉपुलर, इट बिकेम पॉपुलर। लेकिन फिर दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने एक दूसरे का चेहरा देखा, मिल्टन फ्राइडमैन, इन्हें नोबेल लॉरेट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1976 में, और एडमंड फेल्प्स। इन्होंने कहा यार ये तो पागलपन है फिलिप्स का। कहा क्यों? कहा इन्फ्लेशन थोड़ा सा डिमांड की वजह से है, तभी अगर वो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन है, मतलब लोगों के हाथ में अच्छी खासी इनकम है और डिमांड बढ़ रही है, तब जाकर नए नए यूनिट खुलते हैं, तब जाकर नए नए रोजगार पैदा होते हैं, और वो भी शॉर्ट टर्म में होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन लगातार बढ़ाते रहोगे और उसके साथ आप लोगों की सैलरी बढ़ाते रहोगे। अगर नहीं बढ़ाई सैलरी और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाया, सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ाया, और आपने किन चीज़ों में इन्फ्लेशन बढ़ा दिया? जिन चीज़ों को लोग खरीदने से बचने लगे। आप लगातार इन्फ्लेशन बढ़ाते जाओगे तो लोग उन चीज़ों को नहीं खरीदते, कहते हैं छोड़ यार, थोड़े पैसे बचाना भी ज़रूरी है।
वैसे भी इंसान जब खरीदी करके आता है बहुत ज़्यादा, खासकर शॉपिंग मॉल से, तो गिल्टी फील करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आ गया जो उसको नहीं चाहिए थी। तो वो अपने आप को कूल डाउन करता है, थोड़ा रोकता है हाथ, और जैसे ही हाथ रोकता है डिमांड नीचे जाने लगती है। डिमांड नीचे जाने लगती है तो लॉन्ग टर्म पे यूनिट बंद होने लगते हैं। क्यों? वेयर हाउस वाले बोलते हैं साहब अब और बनाकर मत देना, मेरे पास जगह नहीं है, और बनाकर मत देना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ रखूँगा। बनाकर कहाँ रखेंगे? बंद कर देते हैं मशीन बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दिया, एक हफ्ता डिमांड नहीं आई, निकाल दिया लेबर निकल गए, घर आए, मना कर दिया उन्होंने, ए भाई मत खरीदो, अब कुछ मत खरीदो, और डिमांड नीचे। तो उन्होंने कहा कि मिल्टन फ्राइडमैन और एडमंड फिलिप्स ने कहा कि जो आप कह रहे हो थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हायर इन्फ्लेशन रहा तो लोग हायर वेजेस मांगते हैं, उनको नहीं पुरा रहा है, वो कहते हैं मैं इतने दूर से काम करने नहीं आऊँगा। क्यों? सर आप महंगाई देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं, हिंदी में एक वर्ड है पुराता है, मुझे नहीं पुराता है, कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए मैं काम छोड़ रहा हूँ। वो काम छोड़ने लगते हैं, या फिर इतना पहले से सामान वेयर हाउसेस में भरा हुआ है कि मशीनें बंद, फैक्ट्री बंद, लोगों को काम से निकालना शुरू कर देते, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट अपने नेचुरल रेट में वापस आ जाता है। तो आप थोड़े समय के लिए ही मनी पंप कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अगर आप लगातार इन्फ्लेशन बढ़ाते रहेंगे तो लगातार लोगों की सैलरियां थोड़ी बढ़ती हैं, और लगातार लोगों की अगर सैलरियां नहीं बढ़ती हैं साहब, तभी तो गड़बड़ होती है ना, तभी तो लोग पोटेंशियल आउटपुट बंद कर देते हैं, और तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। तो there may be a short-term relation between inflation and employment, but there is no trade-off, no relation between inflation and employment in the long term. There is no inverse relationship between inflation and lowering unemployment in the long term. लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकता। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस शॉर्ट टर्म में, थोड़े से वक्त के, उसके बाद उसका नेचुरल स्टेट आ जाता है। क्यों? लोगों की तनख्वाह इतनी थोड़ी बढ़ती है, तो नायरू कहते हैं, एक कंसेप्ट है, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप थोड़ी सी महंगाई बढ़ाइए, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ी सी महंगाई बढ़ाइए, कैसे? थोड़ा सा मनी पंप करिए, ज़्यादा मनी पंप करिए शॉर्ट टर्म में, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाइए, लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें बिकना स्टार्ट होंगी, इकोनॉमी में स्टिमुलस आ गया, इकोनॉमी को आपने सपोर्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपको लगा कि साहब देखो बस इससे ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट और बढ़ा नहीं पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर पाएंगे, अब आप रोकिए और थोड़ा थोड़ा पैसा वापस भी खींचिए। नेचुरल स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, अब और नहीं काम कर रहा, रोको, वरना आप लगातार इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे तो जो लोग काम पर हैं वो भी निकल जाएंगे। क्यों? उनको उतने पैसों में नहीं पुरा रहा है, वो काम छोड़ देंगे, या फिर उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है दैट कैन बी सस्टेन्ड इन द शॉर्ट टर्म बाय राइजिंग द इन्फ्लेशन, लेकिन देन यू हैव टू कीप एन आई, और आपको देखना पड़ेगा कि स्पेयर कैपेसिटी, इकोनॉमी में कितनी स्पेयर कैपेसिटी है, कितनी हम कम कर पाए, और अब इससे ज़्यादा ये वर्क नहीं हो रहा है, रुक जाओ। और इसको ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, पूरे इकोनॉमिस्ट का एक थिंक टैंक लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब दोज पीपल इन द लेबर फोर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, वो करना चाह रहे हैं एंड दे आर एबल टू वर्क बट डू नॉट हैव करंटली द जॉब्स, उनके पास अभी जॉब नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट आप महंगाई बढ़ाकर नहीं जनरेट कर सकते, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा नहीं खत्म कर सकते। देयर विल नेवर बी एन इनफ जॉब्स फॉर द पीपल। महंगाई बढ़ाने से इतनी डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है, शॉर्ट टर्म में स्टिमुलस आ गया वो ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी द पीपल हु आर अवेलेबल
who want to work, but there will always be people जो जॉब्स के बीच में स्विच कर रहे हैं, या वो और एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, या अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या है? उन्हीं लोगों को लेंगे जो लोग दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर सर्चिंग फॉर वर्क, तो जो ये स्पेयर कैपेसिटी है ना इकोनॉमी की, इसको आप इकोनॉमी में डिमांड लगातार बढ़ाकर खत्म नहीं कर सकते। आपको स्पेयर कैपेसिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, कितने लोगों को आप और एम्प्लॉयमेंट दे पाए, और उसके बाद आपको रोकना पड़ेगा ये इन्फ्लेशन, वरना इन्फ्लेशन लॉन्ग रन में सबको हर्ट करता है। लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है भाई, मेरी सैलरी बढ़ रही है, बच तो कुछ नहीं रहा, एक हाथ से आ रहा है एक हाथ से जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के घर की यही कहानी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक डेफिनेशन आती है, बड़ा अच्छा नाम है, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन बहुत ईजी है, पीछे से 50 बार आप उसको समझ के आना। डेलिब्रेट पॉलिसी है गवर्नमेंट की टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इसे रिफ्लेशन कहते हैं। डेलिब्रेट पॉलिसी ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीज द डिमांड। कैसे? डेफिसिट फाइनेंसिंग से, हायर लेवल्स ऑफ ग्रोथ से। उसका सिर्फ मनी प्रिंट करके इकोनॉमी में सर्कुलेट कर देना ही एक तरीका नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के ना टैक्स कट कर देते हैं, लोन माफ़ कर देते हैं, या वो चाहते हैं ना कि भाई थोड़ा सा बैंक में बहुत सारा मनी फ्लड कर देती है गवर्नमेंट, और कहती है कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लोन लेना आसान कर दो। लोन लेना आसान हो जाता है तो लोन ले लेकर नए नए यूनिट्स खुलते हैं। उद्योगपतियों का टैक्स माफ़ कर देती है तो वो अपने टैक्स के पैसे से ये बड़ी तमन्ना और अरमान रहता है कि इनका टैक्स माफ़ कर दिया साहब, ये नया यूनिट खोलेंगे। उन्हें क्या मालूम है ये टैक्स माफ़ करने से वो बाहर से एक ऑटोनॉमस मशीन लेकर आएंगे, जो मशीन लर्निंग के ज़रिए रोबोट खुद काम करेगा और पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, जिसको हम देख चुके हैं, रोड, ब्रिजेस, ये सबसे अच्छा है, बढ़ा देती है। लेकिन इससे ना फिस्कल डेफिसिट बहुत राइज हो जाता है, और ये राइजिंग फिस्कल डेफिसिट, इससे मनी ना, जो पैसा है ना, वो डिप्रिशिएट होने लगता है। और हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में ही अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है, लॉन्ग टर्म में ये हर्ट करता है। रिसेशन आने के वक्त जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स थोड़े हाई होते हैं इस वजह से कि लोगों को काम नहीं मिल रहा, तब ये वाली पॉलिसी सही से काम करती है। तब इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट ऐसे लेती है टू रिवाइव द इकोनॉमी फ्रॉम रिसेशन। और जैसे लोगों के हाथ में काम आता है, डिस्पोजेबल इनकम आती है, टेम्पररी इंक्रीज होता है कुछ प्राइसेस में, खासकर खाने के प्राइसेस में, कपड़ों के प्राइसेस में, इसे कहते हैं। अगली डेफिनेशन बड़ी मज़ेदार है, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। पहले आप इसको पेज पे लिख लीजिए, स्टैगफ्लेशन, उसके बाद उसके 2 टुकड़े करिए, स्टैगनेंट इन्फ्लेशन। बड़ी खतरनाक सिचुएशन है इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है लेकिन उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही। स्टैगनेंट इन्फ्लेशन है। ये कैसे हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा साहब, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा परचेसिंग पावर की वजह से नहीं है, किसी और वजह से लगातार इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। और ये किसी और वजह 1970 में यूएस इकोनॉमी ने और मैनी यूरो अमेरिकन इकोनॉमीज ने बताई कि 6 से 7% से इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, लेकिन इसका असर रोजगार पे नहीं हुआ। तो हमने पता किया तो समझ में आया, पीछे से हाइड्रोकार्बन ऑयल प्राइस 1973 और 1979 में 2 बार तेजी से कीमत बढ़ी, उस वजह से हर चीज महंगी हुई। क्यों? हाइड्रोकार्बन्स और ऑयल का कास्केडिंग इफेक्ट होता है हर चीज पे। देखिए मैं बताता हूँ, आप अपने कॉन्वेंट स्कूल में बस से जाते हैं, अपने बच्चों को बस से भेजते हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे ज़्यादा पैसा। आप अपना अनाज मार्केट में ट्रकों में लोड करके बेचते हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनको आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इन्फ्लेशन अगर ऑयल प्राइसेस की वजह से बढ़े या ऐसी चीज़ों की वजह से बढ़े, मतलब गवर्नमेंट के डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से नहीं, किसी और कारण से बढ़े, तो ये स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट थोड़ी करेगा, ये तो पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं जो ग्राहकों पे लोग पास कर रहे हैं। और ऑयल एक ऐसी चीज़ है, हाइड्रोकार्बन, खासकर एनर्जी, ये महंगी हो जाए तो पीछे से सब महंगा हो जाता है। इसीलिए पंजाब किसी वक्त जब नया नया देश बना था ना,
तो पंजाब में भाखड़ा नानगल डैम बना था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन टेनेसी वैली को कॉपी जब हमने किया था ना, टेनेसी वैली अथॉरिटी अमेरिका में, उसको देखकर भाखड़ा नानगल जब बना था ना, तो पंजाब में बिजली के रेट्स मानो बिल्कुल कम थे, इसलिए वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल कम था। ये बात चाइना ने समझी, तो चाइना ने एनर्जी के लिए अपनी हर रिवर पर इतने बड़े बड़े डैम बना दिए हैं, और वो एक आर्टिफिशियल सूरज बना रहा है, और ये आर्टिफिशियल सूरज एनर्जी के कॉस्ट को बिल्कुल लो ले आएगा। तब लोगों के दाम और गिरेंगे, और पूरे दुनिया में वैसे भी सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट बिकता है, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट बिकेगा। तो स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन में कई बार एक ऐसी चीज़ गड़बड़ हो गई जिसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, ऑयल पे अपने लगने वाले टैक्सेशंस को कम करना चाहिए, वरना गरीब की कमर टूट जाएगी। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका ये मानना है कि लोगों से थोड़ा पैसा खींचते रहो, उनको हैंड टू माउथ रखो। हैंड टू माउथ रखेंगे तो वो निकल कर कोई आंदोलन नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, इसलिए भी वो अपने टैक्सेस को कम नहीं करती। 106 रुपया, 110 रुपया, और IT सेल जब तक जिंदा है लोग कह रहे हैं 500 रुपया भी पेट्रोल कर दो साहब, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हम खतरे में है ना। तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता, इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, और इसे जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना लोगों के हाथ से ना तेज़ी से पैसा खींचने लगती है महंगाई। ऑयल महंगा है, उसकी वजह से ज़रूरत का हर सामान महंगा है, तो मेरी आमदनी घट रही है, आमदनी बढ़ भी जाए तो एक हाथ से आ रहा है एक हाथ से जा रहा है, तो मैं पास पैसा ही नहीं बच रहा, तो मैं डिमांड ही ख़त्म हो रही है। जब डिमांड ही ख़त्म हो रही है, मैं कुछ नहीं लेने वाला, क्यों? मैं थक गया हूँ कमाते कमाते। ये पहला डायलॉग मुंह में आने लगे, मैं थक गया हूँ तुम लोगों के लिए करते करते। इसका मतलब है साहब डिमांड जाने वाली है, पापा आप कुछ खरीदने नहीं देने वाले। इसका मतलब अब धीरे धीरे डिमांड नीचे गई तो रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, और जब रिसेशन आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होगी, और लोगों की फैक्ट्रियां बंद होगी, और लोग बेरोजगार होंगे, और लोग चिड़चिड़े होंगे। इकोनॉमी का इंसानी जज्बात पर बड़ा लेना देना होता है साहब। फैमिलीज के टूटने पर, अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाके घर से बाहर छोड़ने पर बड़ा इकोनॉमी का लेना देना होता है। तो स्टैगफ्लेशन एक गलत चीज़ है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ठीक है। और परचेसिंग पावर खत्म होता है, आपके हाथों से महंगाई सब छीन रही है, तेजी से छीन रही है। जैसा कोविड में हुआ, सबकी सेविंग्स हवा में उड़ गई, हर किसी को कोविड हुआ, अस्पताल ने ये नौबत ला दी कि घर बिकने लगे। तो इकोनॉमिक पॉलिसी वालों को कुछ जल्दी से कुछ करना पड़ा, ये साइकिल ऑफ स्टैग्नेशन को तोड़ना पड़ता है, वरना लॉन्ग पीरियड ऑफ लो एग्रीगेट डिमांड आ गई तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे हर्ट होने लगता है, फैक्ट्री पे फैक्ट्री बंद होने लगती है, और जल्दी से गवर्नमेंट को मनी पंप करके एक फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो ये कह के नहीं दिया कि जब आएगा ना, वो क्या आएगा, जब इलेक्शन आएगा ना 24 में, तब देंगे साहब, तब दबा के पैसा बांटेंगे सब में। तो ये है ना। तो इमेजिन करिए साहब, आप 100 रुपये में, इमेजिन करिए पहले आप 50 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद लेते, आज 50 रुपये में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। आप ग्रोसरी स्टोर जब जाते हैं, जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, यू आर गेटिंग लेस बैंग फॉर योर बक, इसे ऐसे कहते हैं, यू आर गेटिंग लेस बैंग फॉर योर बक। तो स्टैगफ्लेशन ये है साहब, ठीक है। अब एक आता है बहुत अच्छा कंसेप्ट, हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन को टारगेट करना, उसे एक ऑफिशियल टारगेट रेंज में रखना, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो महंगाई को कंट्रोल में रखे और लोगों के हाथ में थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम और सेविंग छोड़े, ताकि लोग उसकी डिमांड बनाए रखें। यही गवर्नमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ता है। कौन टारगेट करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इस नाम से आपने बहुत कम सुना होगा, फेडरल बैंक इस नाम से तो और कम सुना होगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नाम आपने बहुत सुना होगा, है ना। तो सेंट्रल बैंक मतलब द प्राइम बैंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक। जैसे हमारे यहाँ RBI है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को लाता है हर थोड़े दिन पर, अपने इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, हम पढ़ेंगे बैंकिंग में बहुत डिटेल में हर चीज़। RBI परफॉर्म करता है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है।
फरवरी 2015 में गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने आरबीआई से ये कहा कि एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत तुम मॉनेटरी पॉलिसी को, आरबीआई को कहा आप मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करें। इससे पहले भी वही करता था, 1976 से बहुत बार वही करता है, लेकिन ये फॉर्मल समझौता हुआ। और इंक्रीजिंगली चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी हमको नहीं समझती है, हम बस नफरत वफरत के बिना पर जीत जात के आगे साहब, हम जीत वीत लिए, हमको कुछ लेना देना थोड़ी है, बस चुनाव जीतते रहो, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के प्राइमरीली मेंटेन आपको करना पड़ेगा, प्राइस में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी और ग्रोथ भी लाना पड़ेगा, थोड़ी सी डिमांड भी जनरेट करते रहना पड़ेगा। तो हाइलाइट्स ऑफ दिस एग्रीमेंट आर एज फॉलोज। पहला, आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नज़र रखता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नज़र रख के वो ये देखता है कि इन्फ्लेशन 6% से नीचे रहे, 6% से नीचे रहे, हो सके तो 4% ±2, ऊपर नीचे 4%। इसे उन्होंने एक टर्म दिया है बच्चों की, हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है। 4 से 2 ऊपर गए, 4 से 2 नीचे आए, इसे हेल्दी रेंज है। 4 + 2 6 और 4 - 2 2। इसके बीच में, इस हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में मनी को पंप करना और मनी को खींचते रहना, ये काम आरबीआई का है। इसे ऑपरेटिंग टारगेट्स कहते हैं। इसके लिए एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, एक्सपांशन, मनी को सर्कुलेट करना, मनी को वापस खींचना, ये मॉनेटरी पॉलिसीज को कहते हैं। हम बैंकिंग में इसको और डिटेल में देखेंगे। ये ऑपरेटिंग टारगेट्स और ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशंस पे नज़र रखकर और ट्रांसपेरेंटली पब्लिश करना पड़ेगा। हर 6 महीने पे आरबीआई को एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कहाँ से आया, ये इन्फ्लेशन कहाँ से आने वाला है। अगले 6 से 18 महीने आप थोड़ा बता देंगे तो एंटरप्रेन्योर्स, फैक्ट्री ओनर और पढ़ी लिखी क्लासेस वो थोड़ा सा ना इस पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को देखकर अपना हल्का सा प्लान कर पाएंगे। लेकिन आरबीआई को हम पकड़ेंगे साहब, अगर आरबीआई 6% 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, 4-4 महीने 3 बार ऐसे निकल जाए कि 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो हम आरबीआई से पकड़ेंगे और पूछेंगे कि लेस देन 2% 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में क्यों नहीं आया। तो 6% अपर मोस्ट लिमिट है, लेकिन 3 महीने करके ऐसे आपने 3 क्वार्टर निकाल दिए, तो फिर तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि इतनी लगातार महंगाई है तो स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन हो गया। तो आरबीआई अगर टारगेट फेल हो जाए मीट करने में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट देगा, बताएगा रीजन ऑफ द फेलियर, किस वजह से फेल हो रहा है, क्या टारगेट था, क्यों नहीं मीट हो पाया, एंड रेमेडियल एक्शंस क्या है, क्या करना चाहिए, जल्दी प्रपोज करो ताकि इसे ठीक किया जा सके, टाइम पीरियड के अंदर टारगेट को परसुएंटली अचीव किया जा सके, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्रपोज्ड रेमेडियल मेजर्स, तुम जो सॉल्यूशन बताओगे उसे टाइमली हम लगा सके। और अगर कोई इंटरप्रिटेशन डिस्प्यूट होता है तो जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के गवर्नर बैठकर जल्दी से उसको सुलझाएंगे। उर्जित पटेल कमेटी ने भी आरबीआई के बारे में यही एडवाइसेस उनको दी थी। तो इन्फ्लेशन टारगेट करना ये डेवलप्ड इकोनॉमीज करती हैं, यूएसए करती हैं, यूके करती हैं, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, हमने भी अब किया। पहली कंट्री जिसने इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपने सेंट्रल बैंक को दी थी उसको कहते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले दिया था। चलने से पहले एक आखिरी डेफिनेशन बड़ी मज़ेदार है, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं इसको। स्क्यूफ्लेशन बहुत ईजी है। स्क्यूफ्लेशन में ये होता है कि पहले देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होता है अक्रॉस द बोर्ड इन मैनी कमोडिटीज़। बहुत सारी चीज़ों की कीमतें अक्रॉस द बोर्ड बढ़ती हैं, प्राइस इंक्रीज होता है। लेकिन रिलेटिव प्राइस इंक्रीज में क्या होता है कि वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, एक या थोड़ी चीज़ों की ही दाम बढ़ते हैं। तो स्क्यूफ्लेशन इज द वन देयर इज अ प्राइस राइज फॉर वन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम। इस सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए इसको एक नया डेसिग्नेटेड टर्म दिया गया, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ों में दाम बढ़ रहे हैं। वो चीज़ें जिसको गरीब यूज़ करता है, लोअर मिडिल क्लास यूज़ करती हैं, तो फिर अलार्मिंग है। फूड प्राइसेस अगर राइज हो रहे हैं तो फिर अलार्मिंग है, मतलब जमाखोरी बढ़ रही है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है, होआर्डिंग बढ़ रही है। तो स्क्यूफ्लेशन चीज़ों में देखो कौन सी चीज़ों में बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसको जल्दी से ठीक करो, उसे जल्दी से ठीक करो।
ठीक है, तो ये अनयूजुअल फिनोमिना है। जनरली प्राइस बढ़ते हैं तो हर चीज़ के बढ़ते हैं, थोड़ा लेट सवेर सबके बढ़ते हैं, लेकिन स्क्यूफ्लेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार इसको 2009-2010 में बताया कि लगातार ये बताना ज़रूरी है कि फूड प्राइस का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ी ही चीज़ों के दाम अचानक क्यों बढ़ रहे हैं। क्या उसमें माफिया आ गया है, क्या उसमें जमाखोरी आ गई है, ब्लैक मार्केटिंग आई, या पीछे सप्लाई साइड हर्डल है तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आप बताओ, तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। चाइना में भी ऐसे हुआ, चाइना में भी उनके पास इंडियन स्टाइल स्क्यूफ्लेशन आने लगा, और ये व्हाट्सएप ग्रुप आने के बाद ना ये स्क्यूफ्लेशन थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों? एक ही तरह की चीज़ें सप्लाई करने वाले अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के कार्टेल बना लेते हैं, एक मोनोपोली बना लेते हैं, और आपस में एक दूसरे रहता है, वो कहते हैं सब मिलके दाम बढ़ाएंगे तो झक मार के लेना पड़ेगा। तो रमज़ान में ना नींबू के दाम बढ़ा देते हैं। क्यों? शरबत, रोज़ा है ना, और नवरात्रि में ना लहसुन और प्याज लोग नहीं खाते हैं तो दाम गिरने चाहिए। तो ये कार्टेल ना पीछे से ही नहीं उठाता, तो जो लोग खा रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। पहले ऐसा होता था कि ये मार्केट में डाल देते थे, बहुत सारे लोग अब प्याज और लहसुन नहीं खा रहे हैं, तो जो खा रहे हैं उनको सस्ता पड़ता था। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे ये तय हो जाता है कि पीछे से ही मत उठाओ यार, छोड़ो, नवरात्रे आ गए, छोड़ दो, वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी को मैनिपुलेट करते हैं और आपको ठीक करते रहना पड़ता है। आई होप इन्फ्लेशन का लेक्चर सबसे अच्छा समझ में आया। तो जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन के लेक्चर्स में क्या कर रहा है, इसको तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था याद करिए। द रेशियो बिटवीन द जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड द रेशियो बिटवीन द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। रेशियो बिटवीन एक बार बोलना चाहिए था सर, जीडीपी एट करंट प्राइसेस का रेशियो विद जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। कैसे कहते हैं? जीडीपी डिफ्लेशन। हमने इसमें एप्पल का एक एग्जांपल लिया था। पिछले साल 10 एप्पल 10 रुपये के थे, इस साल 10 एप्पल 15 रुपये के हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीडीपी देश का बढ़ गया। क्वांटिटी में तो जीडीपी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी में तो जीडीपी 10 ही एप्पल पैदा कर रहा है। हाँ, इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेटेड बढ़ा हुआ दाम बता रहा है। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, और कांस्टेंट प्राइसेस पे इसका प्राइसेस कम करिए, 5 रुपये निकाल कर असलियत देखिए तो पिछले साल भी 10 ही एप्पल थे, इस साल भी 10 ही एप्पल थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2 सालों के बीच में एप्पल के दाम ना बढ़े। तो जीडीपी डिफ्लेटर को 1 लेते हैं अगर दाम ना बढ़े, मतलब इस साल जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो फिर 1 आएगी भाई। लेकिन इस साल अगर डिवाइड करेंगे दोनों को, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, नीचे और ऊपर कैंसिल हुआ, 1 आया। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर अगर 2 है, इसका मतलब प्राइस लेवल बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बढ़ा है। और जीडीपी डिफ्लेटर अगर 4 है, मतलब प्राइस फैक्टर 4 से बढ़े हैं, इस पर लगाम लगाना जरूरी है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज क्लेम्ड एज अ बेटर मेजर ऑफ प्राइस बिहेवियर। प्राइस कितने से उछाल मार रहा है, कितने से उछाल मार रहा है। और जीडीपी डिफ्लेटर का एक फायदा और, इट कवर्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। तो एक बेस इफेक्ट होता है, बेस इफेक्ट में लास्ट ईयर का से उसी महीने, उसी डेट, उसी दिन से कंपैरिजन करते हैं। मैंने बताया क्योंकि साल का हर दिन एक जैसा नहीं होता, साल में कुछ बड़े खुशहाली के महीने होते हैं, आमदनी अच्छी होने के महीने होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज चाहिए, अगर इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस लेवल चाहिए लास्ट ईयर से, तो मंथ टू मंथ, वीक टू वीक, डेट टू डेट मैच करते हैं। और फिर देखते हैं कि करंट ईयर में सच में कितना इन्फ्लेशन आया है, ऐसा कितना इन्फ्लेशन आया। तो एक चीज़ होती है, मतलब करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि एब्सोल्यूट इंक्रीज कितनी हुई है, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितनी हुई है।
अगर पिछले साल बहुत महंगाई बढ़ गई थी तो इस साल बढ़ने पर भी महसूस नहीं होता। क्यों? पीछे से दाम देते हुए आया, आदत पड़ गई। और अगर पिछले साल महंगाई बहुत कम हुई थी तो इस साल थोड़ा भी बढ़े तो शॉक लगता है, अरे बाप रे ये तो बहुत बढ़ गई यार, ये तो बहुत बढ़ गई, है ना। मतलब डिपेंड करता है। इसे इंग्लिश में यूं कहेंगे, इफ द प्राइस इंडेक्स हैड रीजन एट अ हाई रेट in the corresponding period of the previous year, if the price index had risen at a high rate in the corresponding period of the previous year, it was a very high inflation rate, potential rise वहीं हो चुका था, therefore इधर बढ़ने पर वो शॉक नहीं लगता है। An absolute increase in the price index in the current year will lead to a relatively lower inflation rates। क्यों? वहीं बहुत बढ़ा हुआ था, थोड़ा और बढ़ गया तो क्या करना, है ना। इसलिए पेट्रोल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाते। 10 रुपया एक दिन में नहीं बढ़ाते, एक एक रुपया 90 पैसा, एक एक रुपया धीरे धीरे शॉक देते हैं। 2 फ्रॉग बैठे होते हैं टब में, नीचे आग लगी होती है, कहता है बैठ नहीं यार, अभी तो पानी इतना गर्म थोड़ी हुआ है, बैठ, ऐसे करते है ना। ऑन दी अदर हैंड, इफ द इन्फ्लेशन रेट वॉज टू लो, एकदम कम थी महंगाई इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, और अचानक से रिलेटिवली एकदम से राइज हुआ, तो स्मॉल प्राइस राइज भी हुआ क्योंकि उधर महंगाई बहुत कम थी। अरिथमेटिकली इट गिव्स अ वेरी हाई रेट ऑफ करंट इन्फ्लेशन। आपको महसूस होता है तो बहुत हाई रेट है यार, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं यार, क्या कर रही है गवर्नमेंट यार। जैसे आप बोलते क्या कर रही है गवर्नमेंट, टंग आवाज आती है, मैसेज खोलते, ओ हिंदू मुस्लिम मारो 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 ऐसे ही चलती है दुनिया, है ना। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? बहुत अच्छा है, मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होते हैं इन्फ्लेशन के। इकोनॉमी पे भी होते हैं, मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल पे भी होते हैं। सबसे पहले इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। जितनी महंगाई बढ़ेगी ना उतना टॉप 1% और अमीर होता है, बॉटम उतना गरीब होता है। खासकर नीचे का जो बॉटम है ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड, वो बहुत ज्यादा गरीब होता है। 1% के हाथ में 40% रिसोर्सेस है। 27 लोगों के पास इतना पैसा है ऊपर के टॉप के, नीचे के 750 करोड़ की पूरी आमदनी मिला दो तो उतना पैसा नहीं। नीचे से मन यूनिलैटरल यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ना, ऊपर से नीचे थोड़ी कुछ आता है, जो जाता है नीचे से ऊपर जाता है। इनकम एम्प्लॉयमेंट डिस्टेबलाइज होता है। नीचे वाले लोग, अगर मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास गरीब हुआ तो कोई बिजनेस नहीं खोलते। टैक्स सेविंग जो है उस पर हर्ट होता है सारा। क्यों? बच ही नहीं रहा पैसा, हाथ में निकल जा रहा है सारा। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी चेंज होती हैं और रिसेशन डिप्रेशन आता है अगर इस सब चीज़ों को सही से कंट्रोल नहीं किया तो। चलिए एक एक चीज़ को देखते हैं ताकि समझ में आए। I think to just put it simply, 21 people who would probably fit in a minibus have more wealth than 70 crore of the Indian population. 21 people. 21 people. Literally 21 top billionaires. So you're saying India's top 21 billionaires have more money than 70 crore Indians? Yes. And I think that's so dramatic. After that, for at least people like you and me, it's not about the technicalities of the report. It's essentially about political action. It's human action that's needed. And it's very, very clear that we are creating an untenable situation. It will lead to huge amount of disruption, political disruption. It will lead to social disruption, and we need to address it. तो सबसे पहले क्रेडिटर और डेबिटर। क्रेडिटर पे क्या फर्क पड़ा, डेबिटर पे क्या फर्क पड़ा? तेजी से महंगाई बढ़ती रहेगी अगर, और मैंने 8 साल के लिए लोन दिया और ये 8 साल पिछले वाले 8 साल थे, तो क्रेडिटर तो नुकसान में, क्रेडिटर तो नुकसान में। लेंडर यानी देने वाला, क्रेडिटर यानी देने वाला, वो सफ़र करता है। क्यों? बोरोवर जब भी उसका पैसा वापस करेगा, इन्फ्लेशन प्रीमियम अगर उसमें नहीं है तो मेरा पैसा पूरा वापस करके भी उसकी तो परचेसिंग मनी, परचेसिंग पावर उस मनी का तो इरोड हो गया साहब। बोरोवर क्या करते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत अलग टाइप के बोरोवर होते हैं, अपने बस का नहीं है। वो देख लेते हैं अच्छा परचेसिंग पावर इरोड होने वाला है, तो वो अच्छा सा बोरो करके एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। प्रॉपर्टी से आने वाले किराए से वो बैंक की किस्तें भरते रहते हैं। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती रहेगी
और बैंक वाला जो है वो सफ़र करता है। तो इस तरह बोरोवर अगर अकल लगाए और बोरो करके कुछ अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ले तो प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी इरोड होती है, वो तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। हाँ, मनी का परचेसिंग पावर इरोड होता है। आपको उधार देने वाले ने तो मनी उधार दी थी ना, वो सफ़र करेगा। आप अगर सही से लेकर इन्वेस्ट कर दोगे तो आप जो है borrower will benefit in that way, है ना। You can pay and whenever you are paying your loan back, you are paying it in depreciated money. तो लेंडर उस पर प्रेशर फील होता है, हायर लेंडिंग फील होती है उस पर, एंड इंस्टीट्यूशंस वो रिवाइज करते हैं अपना नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रीमियम, इन्फ्लेशन प्रीमियम, ताकि रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को फैक्टर करके उनको जो पैसा वापस मिले उसका परचेसिंग पावर हम प्रोपोर्शनेटली रख पाए। एग्रीगेट डिमांड, सोच के देखिए क्या फ़र्क पड़ता होगा। पैसा ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है इस वजह से इन्फ्लेशन है तो एग्रीगेट डिमांड तो फिर बढ़ेगी। लोगों के हाथ में पैसा है, जाहिर सी बात है चीज़ें खरीदें, और अगर आपकी सप्लाई कम है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। लोगों के पास परचेसिंग कैपेसिटी है भाई, कंज्यूमर पैसा देने को तैयार है, दिवाली है, कुछ नया खरीदना है साहब, है ना। तो हायर इन्फ्लेशन अगर डिमांड की वजह से है तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, डिमांड की वजह से। फिर करना क्या पड़ेगा, प्रोड्यूसर को करेस्पॉन्डिंगली अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर रखना पड़ेगा, वरना वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएगा। इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट अगर डिमांड की वजह से है तो फिर मैं नए यूनिट्स खोलूंगा, बात आप समझ चुके हैं, नए लोगों को नौकरी दूंगा। तो इन्फ्लेशन का डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है तो उसका इन्वेस्टमेंट पे एंटरप्रेन्योर्स की एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एंटरप्रेन्योर अपना प्रोडक्शन लेवल एक्सपांड करेगा ना भाई, करेगा ना। और लोन कॉस्ट अगर आप कम कर देते हो तो मैं तो लोन लेकर रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार। इनकम, इन्फ्लेशन शुरुआत में बढ़ रही है तो इनकम घटती है, क्यों, हर चीज़ का ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, एंड ऑफ द मंथ कुछ बचता ही नहीं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, 15 तारीख के बाद मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं रहता। इसकी वजह महंगाई है, और जो आपको तनख्वाह दे रहा है वो भी बेचारा, उसके पास भी महंगाई है। तो इंक्रीज इन इन्फ्लेशन अगर है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम, नॉमिनल वैल्यू मतलब इन्फ्लेशन की वजह से खिंच जा रही है, रियल वैल्यू आप उतनी चीज़ें ले ही नहीं पा रहे हो तो हर्ट होती है। फिर आप डिमांड करते हो, और अगर वो कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ी जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उनकी भी आमदनी बढ़ी क्योंकि उनके भी प्रोडक्ट्स महंगे हुए, फिर आप डिमांड करते हो कि पेमेंट बढ़ाई जाए, फिर बढ़ती है। तो पेमेंट बढ़ने से भी बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्यों, इंक्रीज पेमेंट, वो परचेसिंग पावर इरोड जो हुआ है, आपकी पेमेंट बढ़ना उसको मैच थोड़ी कर पाएगी, मतलब वो ऑफसेट हो जाता है। आप ज़्यादा पेमेंट भी लेके आओगे तो ज़माने में ज़्यादा ही पैसा देना पड़ेगा आपको, वो ऑफसेट हो जाता है। तो इनकम पे शुरुआत में आपकी वो ख़त्म कर देती है, फिर बढ़ती भी है इनकम तो उतना बचता नहीं है, इसलिए लॉन्ग रन में आपके इनकम पे इसका गहरा दुष्प्रभाव, उल्टा असर, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अर्निंग इंक्रीज हो रही है अगर, क्यों भाई, आपका खूब डिमांड इतनी हैवी है, उतना सप्लाई आप कर रहे हो, आपकी इंक्रीज हो रही है अर्निंग, तब मजा है ना। जीडीपी डिफ्लेटर हमको ये बता देता है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कितना है और आपकी आमदनी सही कितनी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है ना, ओवर अ गिवन पीरियड। अगला सवाल, सेविंग पे इन्फ्लेशन का क्या असर पड़ता है सर? सेविंग पे सेविंग नहीं होती, होल्डिंग मनी नहीं होती। लेकिन सर मैं एंटरप्रेन्योर था, मेरी चीज़ों की डिमांड बढ़ी, मेरी अच्छी कमाई होगी तो बढ़िया, ले जाके फिर बैंक में रख दो, फिर आपकी सेविंग बढ़ गई। लेकिन आपके बाकी लोग जो हैं, महंगाई उनकी सेविंग को घटा दी। लेकिन जो लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है वो ले जाकर, अगर उनकी डिमांड बढ़ी है, उनकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन वाले की बढ़ी है, कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा एजिथ्रोमाइसिन है ना, डोलो, उन्होंने बार बार महंग जाना, उसको शू लेदर कॉस्ट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, बार बार इतनी कमाई हो रही कि जाके बैंक में रख के आ रहे, दे आर फ्रीक्वेंटली विजिटिंग द बैंक, तो उनके जूते का तलवा घस रहा है साहब, है ना।
सेविंग रेट प्रोड्यूसर का इंक्रीज होता है जिसकी डिमांड में बूस्ट आया है। लेकिन बाकी लोगों को तो एजिथ्रोमाइसिन खरीदनी पड़ रही है ना, बाकी लोगों को तो अस्पताल का बिल देना पड़ रहा है ना। तो जनरल पॉपुलेशन जो है उनकी तो घटी है साहब, उनका तो आप यूं कह ले सेविंग घटा है, जनरल पॉपुलेशन का घटा है ना। और हायर इन्फ्लेशन में आगे तक जाने पे सेविंग रेट डिप्लीट होता है। फिर लोगों को समझ में आता है बैंक में पैसा रख के फायदा नहीं है, इसका मनी का परचेस पावर इरोड हो रहा है, तो वो निकाल लेते हैं और निकाल कर फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, घर ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर या युआन ले लेते हैं। कोविड के बाद सारे डॉक्टर्स ने ऐसा किया। आप जिस भी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए वो बताता है सवेरे से 40 डॉक्टरों के फोन है, हर डॉक्टरों ने अपने हॉस्पिटल के लोन्स चुका दिए, 3-3, 4-4 फ्लोर कर लिया, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट हुई, लोग घरों में बनते, उनकी आमदनी थी नहीं सिवाय डॉक्टरों के। डॉक्टर सामने आने को तैयार नहीं थे, नर्स BOMS BAMS को आगे कर दिया था, तुम देखो हम तुमको तनख्वाह देंगे, तुम मरो, हम 20 लाख लेंगे एक उससे, तुमको 1.5 लाख रुपया महीना दे देंगे, लेकिन हम एक उससे 10 लाख 15 लाख 20 लाख, उसके बाद भी जगह नहीं मिल रही। एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा साहब, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीदते हो वो कॉस्टलियर हो गई, इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कंजम्पशन लेवल, आप थोड़े दिनों तक के एक्सपेंडिचर बढ़ता है, लेकिन फिर लोग कहते हैं आप छोड़ दे यार, ये मत लिया कर, मेरे पास पैसा नहीं है। तो सस्टेन्ड इन्फ्लेशन से फिर डिमांड नहीं बढ़ती, लोग अपने आप को रीएडजस्ट कर लेते हैं। देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ पीपल टू कट देयर कंजम्पशन लेवल, अपना कंजम्पशन लेवल ही कट कर देते, है ना। तो इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग रन में बढ़ाता है। क्यों? जो कमा रहा है वो निकाल लेता है पैसा, उसको मालूम है बैंक में पैसा रख के फायदा नहीं, प्रॉपर्टी में डाल दो, प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ेगी, सोने की कीमत तो बढ़ेगी, है ना, सोने की कीमत तो बढ़ेगी, ठीक है। तो टैक्स पेयर सफ़र करता है। क्यों? वो चीज़ें की कीमतें बढ़ी हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। और एक बात बता रहा हूँ ना, ये अपने एक लाइन सुनी होगी ना, JNU वाले टैक्स पेयर की मनी पे रात दिन पढ़ रहे हैं साहब, बूढ़ा होने तक पढ़ रहे हैं, हम इनको क्यों पाले साहब। दरअसल इस देश का सबसे गरीब इंसान भी ना टैक्स देता है, कॉलगेट से लेकर साबुन से लेकर हर चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स ही गवर्नमेंट चलाता है, बड़ी कमाई होती है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जितना आप इम्पोज करते जा रहे हो महंगाई उतनी बढ़ती जा रही है ना। टैक्स पेयर सफ़र करता है बाय द वे ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फिर उसकी सैलरी आपने बढ़ा दी तो वो उसका ब्रैकेट आ गया, इनकम टैक्स के स्लैब में आ गया, तो ऑफसेट हो गया। बढ़ी हुई सैलरी किस काम की हुई साहब, मुझे तो उतना तो टैक्स देना पड़ गया ना। फिर वो CA के पास जाता है, मेरे को ये टैक्स ब्रैकेट से निकाला, तो CA उसको समझाता है और अपनी फीस लेता है, उसको टैक्स ब्रैकेट से निकालता है, तो ऑफसेट हो जाता है, बचता कुछ नहीं। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, है ना, बर्डन ऑफ टैक्स पेयर बढ़ता जाता है साहब। क्रॉस इनकम आप कह रहे हो उसकी बढ़ रही है, तो जाकर वो उस स्लैब में भी तो आ रहा है, ऑफिशियल टैक्स ब्रैकेट में भी तो आ जा रहा है। अब उसको CA की फीस देनी पड़ेगी साहब। तो ये ब्रैकेट क्रीप इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब इन्फ्लेशन इंड्यूस टैक्स इंक्रीज हो गया सर, ठीक है। तो टैक्स पेयर बहुत डिस्टॉर्टेड रहता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, द एक्सटेंट टू विच द टैक्स कलेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसर्न्ड, है ना, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि साहब हमको तो शुरुआत में ठीक हुआ, सब सही रहा, लेकिन रियल वैल्यू ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है उसका भी तो मनी पावर, उसका भी तो परचेसिंग पावर जा रहा है ना। तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, टैक्सेशन का मिल रहा है, लेकिन चीज़ें उतनी महंगी हैं तो वो भी ऑफसेट होता है। और एक तो टैक्स में डिले होता है, हर कोई जनवरी फरवरी मार्च में देता है, तब तक के तो अच्छी खासी वो इरोड हो जाती है। तो इंटरेस्ट बर्डन, अच्छा गवर्नमेंट को भी, उसने वर्ल्ड बैंक से, IMF ने कहाँ से लोन लिया हुआ है, RBI से लोन लिया हुआ है, तो उसको वो वापस अगर करना है, ईमानदार है, तो उसका भी बर्डन बढ़ जाता है ना। फिस्कल डेफिसिट फाइनेंसिंग करके गवर्नमेंट की आमदनी तो बढ़ गई, उसने मनी को सर्कुलेट तो कर दिया, लेकिन नेशनल डेप्ट बढ़ गया, लोगों के ऊपर डेप्ट बढ़ गया। क्यों? लोगों को अब अपनी कमाई से टैक्स देकर इस डेफिसिट को भरना पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डेफिसिट रखने वाली सरकारें
अपने बाद आने वाली सरकारों के बारे में नहीं सोचती, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, उनको बस चुनाव यही जीतना, यही जीतना। आपको मालूम है 6,411 करोड़ रुपया 22 में खर्चा हुआ है सिर्फ विज्ञापन में, सरकारी विज्ञापनों, है ना, सिर्फ विज्ञापनों में। देखिए जरा इस वीडियो को देखिए, है ना। Adar Modi ji spent rupees 979.78 crores to promote himself in 2014-15. The amount jumped to rupees 1160.16 crores in 2015-16. This shot up to rupees 1264.26 crores in 2016 and 17. And as we make our way to the general elections, Mr. Adar has spent rupees 1,313.57 crores on his publicity in 2017-18. In 4 years, they've spent rupees 4,880 crores on looking good rather than doing some good. तो आप समझे, इन्फ्लेशन एक टैक्स की तरह फंक्शन करता है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन नहीं करेगी, लोगों को अपने कंजम्पशन को कट डाउन करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट पर बहुत गहरा असर पड़ता है इन्फ्लेशन का। अगर मनी सर्कुलेट हुआ, मनी प्रिंट करके सर्कुलेट किया इकोनॉमी में, तो गड़बड़ हुई। आपका मनी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उसकी दाम गिरते हैं। डॉलर उतने अवेलेबल नहीं है, मनी बहुत ज़्यादा, रुपीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल, रुपीज़ डिप्रिशिएट होने लगेगा, किसी को नहीं चाहिए। लोग उन रुपीज़ से डॉलर खरीदने लगेंगे, डॉलर और स्कार्स होगा, डॉलर और अप्रिशिएट होता है, रुपीज़ और डिप्रिशिएट होता है। ये मनी में हम देखेंगे, आज मनी में हम देखेंगे। तो करेंसी जितना आप सर्कुलेट करोगे उतना वो डिप्रिशिएट होती है, फॉरेन करेंसी जितनी स्कार्स होगी, क्यों, लोगों के हाथ में इतना पैसा, वो फॉरेन करेंसी खरीदते हैं। तो फॉरेन करेंसी जितनी स्कार्स होती है, फॉरेन करेंसी उतनी महंगी होने लगती है। इन्फ्लेशन अगर फॉरेन की कंट्री में है जहां आप एक्सपोर्ट करते हो, तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है। क्यों, आपका तो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, उनके यहाँ महंगाई आई हुई है, आपके यहाँ तो ठीक है, तो आपका तो कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गया। वर्ल्ड मार्केट में आप प्राइसली अट्रैक्ट कर रहे हो, सब कोई आपसे खरीदना चाहेगा, आपका वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीज हो जाएगी। बाहर इन्फ्लेशन आना बहुत सही, क्यों, वो इन्फ्लेशन अगर सप्लाई साइड बॉटलनेक कंस्ट्रेंट की वजह से आया और वो हमारे देश से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो फिर तो अपॉर्चुनिटी है। फॉरेन एक्सचेंज हम बढ़ाएंगे अपना खूब सारा बेच के, और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नहीं, हम तो इसी दाम पे बेचेंगे, तो वो लोग तो फिर सारे बोलेंगे इन्हीं से खरीदना। हमारा एक्सपोर्ट सेगमेंट बहुत बेनिफिट करता है अगर फॉरेन में इन्फ्लेशन आया हुआ है। इम्पोर्टिंग पार्टनर्स हैं, वो हमसे कहते हैं साहब जितना हो सके उतना दो, और वो कहते हैं थोड़ा स्टेबल एक्सचेंज लाओ, हमको बहुत पैसा देना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमारा स्टेबल होने दो, है ना। लेकिन इंपोर्ट अगर फॉरेन में आया हुआ है साहब इन्फ्लेशन, तो आपको फायदा एक्सपोर्ट करने में। लेकिन फॉरेन में इन्फ्लेशन आया हुआ है, वहां से आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपको महंगा लेना पड़ेगा, फिर आपको नुकसान। और आपके यहाँ इन्फ्लेशन आया हुआ है और आपसे वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपका प्राइस अट्रैक्टिव नहीं है, फिर हम आपसे नहीं लेंगे, कहीं और से। सऊदी अरेबिया जितनी बार महंगा करेगा ऑयल, हम वेनेजुएला से लेंगे, रशिया से लेंगे, ईरान से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे, है ना। तो आपके यहाँ इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो आपका प्राइस बढ़ गया, आपने फॉरेन को कहा लो, उन्होंने कहा इससे चीप अवेलेबल है, हम आपसे नहीं लेंगे, है ना। तो आपके यहाँ इन्फ्लेशन आना आपके एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। आपके यहाँ इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो आप बाहर से कुछ इंपोर्ट कर लें जहाँ से सस्ता है, तब आपको थोड़ा सा ठीक लग जाए। लेकिन कंपलसरी इंपोर्ट जो है ना, ऑयल, टेक्नोलॉजी, ड्रग्स, इसमें इकोनॉमी बेनिफिट नहीं होती। क्यों, इनके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ट्रेड बैलेंस, बाहर पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया हुआ है, आप भेज रहे हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज की अच्छी कमाई हो रही है, आपके यहाँ नहीं है इन्फ्लेशन, पर आप बाहर से अगर खरीद रहे हो तो फिर आपको अच्छा पैसा देना भी पड़ रहा है। लेकिन जनरली ट्रेड बैलेंस फेवरेबल रहता है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा ना ट्रेड बैलेंस को फेवरेबल रखता है ना, डेवलप्ड इकोनॉमी में। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी में अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी क्या एक्सपोर्ट कर लेती है सिवाय रॉ मटेरियल के, एसेंशियल्स के? डेवलपिंग इकोनॉमी से कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता। डेवलप्ड इकोनॉमी बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चर करके आपको एक्सपोर्ट कर देती है। तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन आया तो उनके प्राइस बड़े कॉम्पिटिटिव रहते हैं, उनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई टेक्नोलॉजी है, तो उनके अट्रैक्टिव हो जाते हैं प्राइसेस, उनके प्राइसेस अट्रैक्टिव हो जाते हैं। लेकिन
बेनिफिट टू एक्सपोर्ट विच इन्फ्लेशन ब्रिंग्स इन डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं आता है। जनरली हम क्या आयरन ओर कर रहे होते हैं साहब, बेसिक आइटम स्टील कर रहे होते हैं, आयरन ओर कर रहे होते हैं, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हमारी रिफाइनरियाँ उनके पेट्रोल को साफ करके उनको दे रही होती है, कॉस्टलियर है। डेवलपिंग इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट को इन्फ्लेशन खराब करता है, डेवलप्ड इकोनॉमी में थोड़ा एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन डिमांड ड्रिवन है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, नहीं तो न्यूट्रल होगा। और लॉन्ग टर्म तक इन्फ्लेशन रहा तो लोग काम छोड़ने लगते हैं, नहीं पूरा आता है तो छोड़ देते हैं। तो शॉर्ट टर्म में डिमांड ड्रिवन है तो फायदा करेगा एम्प्लॉयमेंट में, फिर न्यूट्रल आएगा और लॉन्ग टर्म में हर्ट करेगा। वेजेस शॉर्ट टर्म में इंक्रीज होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव हर चीज, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड महंगा होगा तो हर चीज न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसलिए इस न्यूट्रलाइज को कुछ ठीक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा सैलरीड पर्सन में लिखा होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस मतलब हर चीज डियर हो गई, मुझे पसंद है पर मैं ले नहीं सकता, डियरनेस अलाउंस। तो गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं, ले लो। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर उसकी चीज के डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन है तो वो कमा लेता है, उसकी चीज का डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं है तो उसको सैलरीज इतनी देनी पड़ती है कि वो लॉन्ग रन में बहुत हर्ट होता है। ठीक है, तो हेल्दी इन्फ्लेशन ब्रैकेट्स में रखना चाहिए इकोनॉमी को। स्पेसिफिक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, हर इकोनॉमी अपना कैलकुलेट करे। इस लिमिट रेंज से ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं आना चाहिए। चीज़ों की डिमांड गिरना भी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन बंद होते हैं, लेबर्स को ले ऑफ किया जाता है, उनकी डिमांड और घटती है। इंडिया में क्या है सर हेल्दी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2 से 6% इज़ वेरी गुड, 2 से 6% के अंदर अच्छा है। 6% जैसी हुआ आरबीआई स्टेपिंग करे, अपना रेपो रेट बढ़ा दे तो सारे लोग पैसा देने लगते हैं बैंक को, बैंक उनका पैसा उठा के आरबीआई के पास रख देता है। क्यों? आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट रेट है, तो मनी का सर्कुलेशन कम हो जाता है, इकोनॉमी ठंडी होने लगती है, जैसे कूलिंग ऑफ इकोनॉमी के। लेकिन डिमांड नीचे जा रही है, लोगों के हाथ से पैसा खत्म हो रहा है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा के कैश को इन्फ्यूज करवाता है, वापस देता है, और वो फिर कैश उठा के दन है ना, और गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खोल देती है। तो 2 to 6% अच्छा है। 2% से नीचे आने पे ना एकदम डिमांड ही जाने लगती है, डिप्रेशन, रिसेशन आने लगता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन यूनियन 1 to 3% के बीच में इन्फ्लेशन रखते हैं, 1 to 3%। लेकिन फिर भी वो बहुत कॉस्टली है। क्यों? हमारा पैसा जो है ना लड़खड़ाता हुआ पैसा है। आप सोचिए, आप ब्रिटेन में पढ़ने जाएंगे, जाने को चले जाते हैं, कनाडा में पढ़ने जाएंगे, ब्रिटेन में साहब 87 रुपीज़ का 1 पाउंड है साहब, वो महंगा है, शायद 97 वगैरह का है। यहाँ 97,000 आपके पिताजी डालेंगे तो आपको 1,000 यूरो मिलते हैं वहाँ, या 1,000 पाउंड मिलते हैं आपको वहाँ। बहुत हालत ख़राब है। लोग ना वहाँ पे कुछ जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मेरा दोस्त गाड़ियाँ धोता था और फिल्म डेवलप करता था क्योंकि उसको अपने पापा का कंसर्न था। तो इन्फ्लेशन बियॉन्ड द लिमिट, इसको प्रिस्क्राइब रेंज में लाना बहुत ज़रूरी है। क्या मज़ा आया, इन्फ्लेशन कितना अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ।